Hello friends, welcome all of you on my YouTube channel. Myself राकेश। आज आपके लिए ट्रांसफॉर्मर यूनिट में एक नया टॉपिक में लेकर आया हूँ, जिसका बारे में हम देखेंगे। ट्रांसफॉर्मर है और इसके इस तरह से 3 टॉपिक हैं: परिचय, कार्य सिद्धांत और कार्य प्रणाली। तो परिचय के बारे में जो वीडियो है वो आपको अपलोड कर दिया गया है। आज हम देखेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, कार्य सिद्धांत और फैराडे के नियम। तो आइए चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ से जैसे परिचय में आप जानते हैं ट्रांसफार्मर क्या करता है कि यानी कि आवर्ती, शक्ति और ऊर्जा का जो है यानी इन तीनों चीज़ों को कांस्टेंट रखते हुए ये इनका रूपांतरण करता है। तो पावर ट्रांसफॉर्मेशन होता है मेनली जो वोल्टेज और करंट के रूप में होता है। तो ये आपको याद रखना है, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे बदलती हैं और आवर्ती नहीं बदलती है, शक्ति भी इसकी नहीं बदलती है और ऊर्जा जो आपको पता ही है कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। ये इसका मेन छोटा सा इंट्रोडक्शन हुआ। अब जो है कार्य प्रणाली में हम देखते हैं कि ये किस कार्य सिद्धांत जो है, कार्य सिद्धांत में जैसे ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। फैराडे के नियम है 2, जैसे आपका फर्स्ट नियम है, सेकंड नियम है। और वैसे भी आपको पता है कि ये 2 नियम होते हैं, एक सहप्रेरण का और दूसरा स्वप्रेरण का। तो सहप्रेरण के सिद्धांत पर ये ट्रांसफॉर्मर काम करता है। अब ये किस तरह से काम करता है आज इसमें हम देखेंगे। कार्य सिद्धांत में कार्य प्रणाली है, इसका काम क्या है कि ये एक साइड में वोल्टेज लेता है और दूसरी साइड में वोल्टेज देता है, यानी कि वोल्टेज का कन्वर्जन करता है। तो ये मेन काम इसका है। साथ साथ में इसमें जैसे करंट भी चेंज होती है, तो ये इस तरह से वर्क करता है। तो इसका कैसे क्या है, इसका पावर का जो है यानी कि शक्ति और ऊर्जा जो है दोनों किस तरह से चेंज होते हैं, ये कार्य प्रणाली में समझेंगे। अब हम शुरुआत करते हैं कार्य सिद्धांत। तो जैसे आपको पता ही है कि ट्रांसफॉर्मर जो है परिचय में क्या है, एक स्टैटिक डिवाइस है। यानी कि जो स्टैटिक डिवाइस है यानी कि ट्रांसफॉर्मर एक स्टैटिक युक्ति है जो आवर्ती में परिवर्तन किए हुए बिना शक्ति और ऊर्जा का रूपांतरण करती है और जिसमें वोल्टेज और के साथ साथ करंट भी चेंज हो जाती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती है। अब हम देखेंगे कार्य सिद्धांत। तो कार्य सिद्धांत जो है यहाँ पे इसके बारे में सबसे पहले यही है कि कार्य सिद्धांत, ट्रांसफार्मर का जो कार्य सिद्धांत है वो सहप्रेरण के नियम के आधार पर कार्य करता है। सहप्रेरण जो है ये आता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का ही एक रूप होता है, प्रेरण का एक रूप होता है, जिसमें हम देखते हैं कि जैसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण मेनली क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। एक आपका होता है स्वप्रेरण और दूसरा होता है आपका सहप्रेरण। तो स्वप्रेरण जो है ओनली एक ही कॉइल के लिए लागू होता है और दूसरा आपका जो है सहप्रेरण, ये एक कॉइल से दूसरी कॉइल के बीच में लागू होता है। तो कुछ इस तरह से तो हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में देखो एक कॉइल भी होती है, 2 भी होती हैं। तो वो आपको अलग अलग देखना है कि कुछ ट्रांसफार्मर जो होते हैं स्वप्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं उनको ऑटो ट्रांसफार्मर बोलते हैं हम, और दूसरे जो हैं हमारे उनको बोलते हैं जनरल ट्रांसफार्मर, यानी कि सामान्य ट्रांसफार्मर जो होते हैं हमारे वो लगभग जो टॉप मोस्ट जो ट्रांसफार्मर हैं वो इसी पे सिद्धांत पे काम करते हैं। तो सहप्रेरण का सिद्धांत क्या है, इसको जानने के लिए हम देखते हैं कि सहप्रेरण में क्या होता है। जैसे इसके लिए है फैराडे के नियम। तो फैराडे के नियम जो हैं इनको सबसे पहले जानना ज़रूरी है। जो फैराडे थे, माइकल फैराडे इनका पूरा नाम। माइकल फैराडे ने 2 नियम दिए थे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम भी बोलते हैं इनको, EMI नियम। देखिए ये काफ़ी बार इनकी अच्छी फ्रिक्वेंसी होती है, ऐसे क्वेश्चनों की ऐसे टॉपिक पे जो है डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि फैराडे ने कौन से नियम दिए थे, कौन सा नियम है जो इस तरह से तो काम करता है। जैसे नियम नंबर 1 की बात करें
तो ट्रांसफार्मर के लिए दोनों ही नियम अलाउ हैं। एक तो है नियम नंबर 1, जिसमें हम देखते हैं कि मान लीजिए कोई कुंडली है, तो कुंडली में से जब आपके विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यानी कि कुंडली में विद्युत धारा प्रवाह होने पर जब विद्युत धारा प्रवाह होता है तो इसमें जो चुंबकीय फ्लक्स बनता है, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स बनता है। देखिए यहाँ पे कुंडली में तभी विद्युत धारा प्रवाहित होने पर चुंबकीय फ्लक्स का उत्पन्न होना, बस यही एक नियम है आपका, जो नियम नंबर 1 है। अच्छा, नियम नंबर 1 की जो है एक्सप्लेनेशन यही है कि जैसे मान लीजिए कोई कोयल है, उसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है इस तरह से, और उसमें जो यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है, तो उसके पहले क्या होता है, एक चुंबकीय फ्लक्स बनता है आपका इस तरह से फाई, और करंट जो फ्लो होती है वो आपकी होती है आई। तो ये जो आई है, इसका जो मान है वो आपका इतनी ही देर तक यानी प्रोपोर्शनल टू फाई होगा। यानी कि आप यहाँ से यह समझ सकते हो कि विद्युत धारा जो है जितनी देर तक प्रवाह होती है उतनी ही देर तक चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। तो जैसे मान लीजिए करंट 0 हो जाएगी तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, 0। तो इससे यही समझ में आता है फैराडे के नियम नंबर 1 से कि किसी कुंडली में से विद्युत धारा जितनी देर तक के लिए प्रवाहित होती है उतनी ही देर तक फ्लक्स बनता है, और जब विद्युत धारा प्रवाह बंद हो जाता है तो फ्लक्स का मान भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इसी को हम फैराडे का प्रथम नियम कहते हैं। और मान के चलिए यहाँ पे फ्लक्स के आगे जो एक स्टेप और है, यानी कि ईएमएफ बनता है, जो किसकी वजह से बनता है, ये फ्लक्स की वजह से बनता है। तो ई प्रोपोर्शनल टू फाई, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है अभी। तो ये जो विद्युत वाहक बल है, यानी कि विद्युत वाहक बल जो है वो सीधा सा है जो फ्लक्स पे डिपेंड करता है। तो फैराडे का फर्स्ट नियम ये दोनों ही बातें बोलते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय फ्लक्स बनता है, और उसके बाद में क्या होता है, ईएमएफ उत्पन्न होता है, यानी कि ईएमएफ उत्पन्न होना। तो ये दोनों जो हैं ये आपस में रिलेशन है कि ईएमएफ उत्पन्न होगा उसका कारण होता है चुंबकीय फ्लक्स, और चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है उसका कारण होता है विद्युत धारा। तो इस तरह से ये दो रिलेशन है इसमें, कि कॉम्बिनेशन यही है कि ईएमएफ उतनी ही देर के लिए उत्पादित होगा जितनी देर के लिए फ्लक्स बनेगा, और फ्लक्स उतनी ही देर के लिए बनेगा जितनी देर तक करंट फ्लो होगी। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि फाई डिपेंड्स ऑन आई, यानी कि यहाँ पे ये समझ सकते हो कि विद्युत वाहक बल फ्लक्स पर निर्भर करता है, और फ्लक्स जो है वो करंट पर निर्भर करता है। जब करंट 0 हो जाएगी तो फ्लक्स भी 0 हो जाएगा, जब फ्लक्स 0 हो जाएगा तो ईएमएफ भी 0 हो जाएगा। तो इससे हम यही समझ सकते हैं कि जो फैराडे का प्रथम नियम है वो ईएमएफ, फ्लक्स और करंट, इनका आपस में कोरिलेशन है। तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है। अब हम इसका जो फैराडे का फर्स्ट नियम है, इसके आगे जो है इसके एक्सप्लेनेशन के लिए, यानी कि ब्रॉड लेवल पर दूसरा नियम दिया था इन्होंने, तो इस वो है ये आपका है फैराडे का नियम नंबर 2। तो फैराडे के नियम है, तो यहाँ से हम देखते थे नियम नंबर 2। तो नियम सेकंड नियम में इन्होंने ये कहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो नियम है उसमें यदि किसी एक कुंडली में से, कुंडली नंबर 1 में से अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें जो चुंबकीय फ्लक्स बनता है, चुंबकीय जो फ्लक्स बनता है उसका जो उसके बनने के कारण जो कुंडली उससे संबंधित दूसरी कुंडली है उसमें यानी कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो ये एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है, बस ये 4 ही चीज़ें हैं यहाँ पे। तो इनको समझने का प्रयास करें कि जैसे आपका इसमें नियम नंबर 1 में क्या हो रहा था कि कुंडली थी, फिर उससे क्या बन रहा था, चुंबकीय, कुंडली में धारा प्रवाह तो होता ही है, तो कुंडली से जो है आपका चुंबकीय फ्लक्स बनता है। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स बना, और चुंबकीय फ्लक्स बनने के कारण क्या हुआ, ईएमएफ उत्पन्न होता है। तो यही है, यह का यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू होता है कि जो कुंडली है आपकी कुंडली नंबर 1 उसमें से भी चुंबकीय फ्लक्स प्रवाहित होता है, तो उसके कारण जो कुंडली नंबर 2 है
उसमें से भी वह चुंबकीय फ्लक्स जो है संबंधित होता है। और जो ईएमएफ जो बनता है वो आपका है यहाँ पे ईएमएफ जो है वो एक साइड बनता है, यानी कि कुंडली नंबर 2 में। तो ये और जो चुंबकीय फ्लक्स जो बनता है वो पहले बनता है कुंडली नंबर 1 में। ये आप ध्यान से देखें यहाँ पे। अब ये कैसे होता है इसको समझें कि मान लीजिए कोई ट्रांसफार्मर है, यानी कि ट्रांसफार्मर के लिए ही हम समझ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है इस तरह से 2 कुंडली होती हैं। तो फैराडे का जो नियम है वो 2 कुंडली के लिए है, नियम नंबर 2। तो इसमें यह बताया गया है कि एक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, मान लीजिए I1 है, उसके कारण जो फ्लक्स बनेगा वो जो वो φ1 है। और इससे संबंधित यानी कि इससे जो मैग्नेटिकली कनेक्ट जो मैग्नेटिकली है संबंधित, चुंबकीय रूप से संबंधित है, तो इलेक्ट्रिकली नहीं है। तो आप ये विशेष ध्यान से रखें, यानी कि चुंबकीय जो रिलेशन होता है इनके में, तो ये फ्लक्स जो है वापस इसमें सर्कुलेट कर जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा बहुत फ्लक्स अगर चेंज भी हो रहा है या जो भी है, तो हम कुल मिला के इसको हम फाई मानते हैं वैसे। तो यहाँ पे जो फ्लक्स बन रहा है वो सेम ही होगा, यानी कि फाई यहाँ पे। तो इसके कारण जो है इस फ्लक्स बनने के कारण इसके सिरों पर जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल जनरेट होता है, ईएमएफ जो है वो प्रेरित होता है, इंड्यूस्ड होता है। और यहाँ पे हमने जो लगाया था वो था हमारा वोल्टेज, यानी कि कुंडली नंबर 1 में क्या किया जाता है, वोल्टेज आरोपित किया जाता है। तो यानी कि जो है ईएमएफ है होता है, ये भी एक तरह का। तो यहाँ से जो प्राथमिक में जो ईएमएफ लगाया जाता है, तो ये जो ईएमएफ है वो आपका जो है सेकेंडरी में बनता है, यानी कि कुंडली नंबर 1 में हम ईएमएफ अप्लाई करते हैं, जिसके कारण उसमें चुंबकीय फ्लक्स बनता है। और चुंबकीय फ्लक्स जो है कुंडली नंबर 2 में सर्कुलेट करता है, तो उससे संबंधित होता है। और उसके कारण कुंडली नंबर 2 के जो सिरे हैं वहाँ पर आपका एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। और इसी को हम फैराडे का सेकंड लॉ कहते हैं। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम नंबर 2 है, ईएमआई का सेकंड नियम यह कहते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो है आपका इस यहाँ की इसकी डेरिवेशन आती है एक। तो डेरिवेशन में यही है कि फैराडे के नियम की जो डेरिवेशन है सेकंड नियम की, वो आपके इसमें यहाँ पे देख लें आप कि जो ईएमएफ जो बनता है वो जैसे फर्स्ट नियम में था कि ईएमएफ डिपेंड्स ऑन फाई। अब साथ साथ में क्या है कि ईएमएफ जो है इसके जो टर्न्स हैं, यानी कि मान लीजिए सेकंड प्राइमरी के टर्न्स हैं N1 और सेकेंडरी के टर्न्स हैं N2। तो ये इस पर भी डिपेंड करता है कि कितनी मात्रा में फ्लक्स बनेगा, तो वो और यहाँ पे कितनी मात्रा में फ्लक्स बनेगा वो इन पे डिपेंड करता है N2। यानी कि ईएमएफ जो डायरेक्टली है वो इस पे डिपेंड करता है टर्न्स पर। तो ईएमएफ डिपेंड्स ऑन टर्न्स। और फ्लक्स आपको पता ही है कि एक स्थिर मान का तो होता नहीं है, तो ये भी क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो ये आपका जैसे चेंज होगा तो फ्लक्स जो है वो जो ईएमएफ जो है वो फ्लक्स पे ही डिपेंड करेगा, लेकिन फ्लक्स जब चेंज हो जाएगा तो इस तरह से लिखा जाता है d∅dt। तो इसकी एक साथ अपन लिखें इस चीज़ को। तो ये तो आपका जो है फर्स्ट नियम में बताया गया है, यानी कि फैराडे का फर्स्ट लॉ। और ये जो है आपका दोनों चीज़ें ये आपके बताई गई हैं, यानी कि सेकंड लॉ में। तो ये आप सीधा सा यहाँ देख लें। और सेकंड लॉ में एक ही चीज़ है एंड d∅dt, ये इस दोनों को एक साथ लिख देते हैं यहाँ। तो अब देखते हैं कि इसको ओपन करते हैं। तो ये माइनस की डायरेक्शन आती है जो इसके ईएमएफ की दिशा बताती है, और यहाँ पे इस तरह से ये लिखा जाता है। तो अब जैसे फैराडे का सेकंड नियम यही है, जब किसी कुंडली में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में जो परिवर्तन होता है उस पर ईएमएफ निर्भर करता है, और साथ के साथ उसके टर्न्स की जो संख्या होती है उस पर भी निर्भर करता है। तो ये जो फैराडे का सेकंड नियम है ये आपके दोनों जगह लागू होता है, यहाँ पे भी लागू होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है टर्न्स की संख्या वैसे फिक्स हो जाती है इसलिए चेंज नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे कन्फर्मली लागू होता है आपका नियम नंबर 2, जिसको हम बोलते हैं फैराडे के नियम, यानी कि इसको बोलते हैं हम फैराडे का नियम नंबर 1 को तो बोलते हैं हम स्वप्रेरण, यानी कि एक ही कोयल में जो इंडक्शन होता है तो उसको बोलते हैं हम सेल्फ इंडक्शन। और दूसरी एक कोयल से दूसरी कोयल में जो है जो आपका लागू होता है यानी कि सह प्रेरण। तो स्वप्रेरण और सेल्फ प्रेरण के बारे में है,
तो इसको बोलते हैं हम म्यूचुअल इंडक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आराम से कि फैराडे का नियम नंबर 1 और फैराडे का नियम नंबर 2, इस तरह से। तो आप इसको अच्छे तरह से समझ सकते हैं, और यही ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत है, जिसको हम बोलते हैं कार्य सिद्धांत जो है ट्रांसफार्मर का, वो कुल मिला के इस पर डिपेंड करता है, स्वप्रेरण और स्वप्रेरण। तो हमारे ऑटो ट्रांसफार्मर हैं जो आपके वर्क करते हैं प्रेरण नंबर यानी कि नियम नंबर 1 के आधार पर, और जो आपके जनरल ट्रांसफार्मर हैं, जनरल यानी कि जो जितने भी जो ट्रांसफार्मर हैं ऑटो ट्रांसफार्मर छोड़ के, वो सारे काम करते हैं इस पर स्वप्रेरण के सिद्धांत पर। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और धन्यवाद। अब हम देखते हैं कार्य सिद्धांत विस्तार से, जिसमें हमने पता है कि आपके जो फैराडे के नियम है वो 2 होते हैं, स्वप्रेरण और स्वप्रेरण। तो कार्य सिद्धांत को समझने से पहले ट्रांसफार्मर, हम कोई भी एक ट्रांसफार्मर लेते हैं जिसमें इस तरह से ये किसका स्ट्रक्चर होता है, तो स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपके लिए अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ से हम देखेंगे कि ट्रांसफार्मर के ये जो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जो ये संरचना जिसको हम बोलते हैं कोर। तो एक तो कोर होता है और दूसरा होता है आपके यहाँ पे इस तरह से टर्न्स होते हैं। तो ये आपके होती हैं वाइंडिंग। तो ये आपकी जैसे 2 वाइंडिंग होती हैं, एक ये वाइंडिंग है और दूसरी आपके ये वाइंडिंग है, जैसे आप समझ सकते हो यहाँ से। तो यहाँ से ये आपके इस तरह से होता है, और ये अलग अलग कलर में इसलिए हैं कि इसमें जैसे टर्न्स की संख्या भी अलग अलग होगी। तो ये हम यहाँ से देख सकते हैं, जैसे एक इसमें टर्न्स की संख्या थोड़ी कम है, इसमें ज़्यादा है, तो इसको ज़्यादा टर्न्स की संख्या दे सकते हैं हम इस तरह से। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आप मान सकते हो, जैसे मान लीजिए 2 ट्रांसफार्मर होते हैं, एक ये वाला मैंने बताया और एक सिंपल सा ट्रांसफार्मर इस तरह से है। इसकी संरचना में हम देखेंगे कि जैसे इक्वल टर्न्स होते हैं इस तरह से। तो जिस ट्रांसफार्मर में देखो 2 ट्रांसफार्मर कार्य सिद्धांत को समझने से पहले हमें ट्रांसफार्मर का टाइप पता होना चाहिए। एक तो होता है आदर्श ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है आपका सामान्य ट्रांसफार्मर। तो सामान्य ट्रांसफार्मर 2 तरह का होता है, या तो इसमें इस तरफ टर्न्स ज़्यादा होंगे या इस तरफ टर्न्स कम होंगे, या इस तरफ टर्न्स कम होंगे तो इस तरफ टर्न्स ज़्यादा होंगे। यानी कि या तो जो है N1 के टर्न्स जो हैं, प्राइमरी की साइड के जो टर्न्स हैं वो N1 कहलाते हैं, और सेकेंडरी के टर्न्स जो होते हैं कहलाते हैं N2। तो या तो ये वाले ज़्यादा होंगे तो इस तरह से, या ये वाले ज़्यादा होते हैं तो इस तरह से। तो ये दोनों ही कंडीशन है। अभी हम ले रहे हैं ये वाली कंडीशन, ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ से हमें यह समझना है कि यहाँ से जैसे इसमें जो वोल्टेज अप्लाई करेंगे वो आपका होगा V1, यहाँ जो वोल्टेज जो जनरेट होगा वो होगा V2, और यहाँ पे जो EMF इंड्यूस होता है लगभग वही है E2, और यहाँ पे जो EMF इंड्यूस होगा वो आपका होगा, ये होगा E1, और यहाँ पे जो करंट फ्लो होती है वोल्टेज अप्लाई करने पर वो होती है I1, और यहाँ पे जो फ्लक्स जो इसमें सर्कुलेट करता है वो होता है फाई, और इसको हम फाई1 भी मान सकते हैं, लेकिन मैग्नेटिक कोर एक ही है तो इसको हम फाई लिखेंगे, यानी कि फाई1 बराबर फाई इक्वल टू फाई2। इस तरह से आप समझ सकते हो। फाई1 इसका जो कोयल का है, फर्स्ट कोयल का है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी, और इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी, ठीक है। इस तरह से एक ट्रांसफार्मर होता है जिसकी ये होती है कोर और ये होती हैं वाइंडिंग्स। तो इसको हम प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग बोलते हैं। तो ये जो फ्लक्स है कोर में फ्लो होता है, यानी कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है जिसको हम फाई बोल रहे हैं यहाँ पे, तो ये इस तरह से फंक्शन करता है। अब इसका जो आप कार्य सिद्धांत है, यानी कि स्वप्रेरण का कार्य सिद्धांत इसका, और स्वप्रेरण जो है फैराडे का नियम ही है। तो ये यहाँ से आप देख सकते हो। अब जो है ट्रांसफार्मर में क्या होता है, इसका कार्य सिद्धांत सीधे शब्दों में है कि जब जो ट्रांसफार्मर में जो है, यानी कि प्राइमरी में जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं हम, उसके कारण उसमें जो है प्राइमरी में एक EMF जनरेट होता है, और जो फ्लक्स बनने के कारण EMF जनरेट होता है, उसके कारण जो है सेकेंडरी में जो फ्लक्स बनता है, यानी कि इस तरह से सेकेंडरी में जो फ्लक्स बनता है उसके कारण आगे जो है सेकेंडरी में यहाँ पे एक EMF बनता है। तो इसको हम देखते हैं, यानी कि यहाँ से जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं V1, इसके कारण यहाँ पे एक वोल्टेज जनरेट होता है, वो होता है V2।
आप ऐसा भी समझ सकते हो कि यहाँ पे E1 जो EMF है वो बनने के कारण, और यहाँ पे इसमें जो EMF बना वो बनता है आपका E2। तो ये आपके है, यानी कि E1 के कारण जो E2 बनता है इसी को हम कहते हैं प्रेरण। और ये प्रेरण किस प्रकार का है, यानी कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का ही टाइप है, तो ये सह प्रेरण हो गया। तो इस तरह से है, यानी कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का टाइप है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी साइड है ये आपके सेकेंडरी साइड। तो प्राइमरी में वोल्टेज आरोपित करने पर उसमें जो फ्लक्स बनता है उसके कारण सेकेंडरी में जो संबंधित कोर होती है उसमें फ्लक्स बनता है और सेकेंडरी में EMF उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे ये आप समझ सकते हो कि दोनों कोर में प्राइमरी में जो वोल्टेज आरोपित होते हैं उसके कारण सेकेंडरी में वोल्टेज बनते हैं। इसी को हम ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत कहते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि प्राइमरी में EMF बनने के कारण सेकेंडरी में जो EMF उत्पन्न होता है उसी को हम कहते हैं ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत। इसको हम बोलते हैं सह प्रेरण का नियम। तो ये आपका सिंपल सी डेफिनेशन है। तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा।